नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ब्रिज कोर्स के अंतर्गत कक्षा 7 विषय गणित की वर्कशीट क्रमांक 13 हल करने वाले हैं और इस वर्कशीट के अंतर्गत हम सीखेंगे गुणनखंड एवं गुणज। उदाहरण दिया है कि 12 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए, है ना। तो गुणनखंड यानी 12 को हम विभिन्न प्रकार से दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे। तो 12 एकम 12, 6 दूनी 12 और 3 चौक 12। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 6 और 12 संख्या 12 को पूरा विभाजित कर रही है। इसलिए 1, 2, 3, 4, 6 और 12 ये संख्या 12 क्या है? विभाजक है, यानी गुणनखंड है ना। तो जो विभाजक होते हैं जिनका पूरा भाग जाता है उन संख्याओं को हम गुणनखंड कहते हैं, है ना। ये 12 के गुणनखंड कहलाते हैं। तो 12 गुणनखंड क्या हो गए? 1, 2, 3, 4, 6 और 12, ठीक है ना। चलिए अब हम 5 के गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो देखते हैं 5 एकम 5, ठीक है ना। ये गुणज 5 के गुणज है ना। अभी हमने देखे गुणनखंड, यहाँ देखेंगे गुणज। गुणज को हम बोलते हैं अपवर्तीय, है ना। एक और नाम है गुणज का, वो क्या नाम है? अपवर्तीय यानी मल्टीपल। इंग्लिश में इन्हें हम कहते हैं मल्टीपल, है ना। और गुणनखंड को बोलते हैं फैक्टर। ओके, तो गुणज यानी जो हम पहाड़ा बोलते हैं ना, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20 और 5 पंजे 25। तो संख्याएं 5, 10, 15, 20 और 25 ये 5 के गुणज कहलाते हैं, यानी 5 के अपवर्ती कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अपवर्तीय। और गुणज दोनों का मतलब एक ही होता है ना। गुणज यानी गुणा से आने वाली संख्या, ठीक है ना। तो गुणज को हम आगे कितना भी बढ़ा सकते हैं, यानी गुणज का कोई अंत नहीं है। सबसे बड़ा गुणज किसी संख्या का हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। क्योंकि गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम गुणज कहते हैं। किसी संख्या में हम 1 का गुणा करें, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, ऐसा गुणा करके हम अनंत तक अपवर्त ज्ञात कर सकते हैं। और सबसे बड़ा अपवर्त किसी भी संख्या का नहीं होता है, और सबसे छोटा अपवर्त यानी गुणज वो स्वयं संख्या होती है, ठीक है ना। चलिए तो इसी प्रकार से हम आगे जो है अभ्यास कर लेते हैं। निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड ने अपवर्तक और इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर, है ना। गुणनखंड का दूसरा नाम है अपवर्तक और इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर। क्या बोलेंगे? फैक्टर। ओके, तो यहां पर हमें 36 के गुणनखंड ज्ञात करना है, यानी ऐसी संख्या देखनी है कि किन किन संख्याओं भाग 36 में जाता है। चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा मतलब वर्क कर लेते हैं। देखिए 36 एकम 36, है ना। 18 दूनी 36, ठीक है ना। 9 चौक 36 और 6 छक्का 36, ठीक है ना। अब हम देखें कि इसके अलावा और कोई भी संख्या नहीं है जिनका आपस में गुणा करने पर 36 आता हो, ठीक है ना। अब इन संख्याओं का गुणा करने पर 36 आ रहा है, यानी ये सभी संख्याएं 36 की गुणनखंड होगी। तो इनको हम लिख देंगे क्रम से, बढ़ते क्रम से। तो क्या हो जाएगा? 1, 2, है ना। अच्छा एक और हो गया, एक हो गया 12 तिया 36, है ना। ये थोड़ा जो गया तो 3, 4, 6। अब 6 दो बार आया है, यहाँ 2 बार लिखना हो सकता नहीं है। 6 के बाद आता है 9, 18 और 36। तो 36 के हो गए गुणनखंड यानी अपवर्तक। ओके, ठीक है ना। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 जो है इनकी संख्या क्या होगी? गुणनखंड होगी 8, ठीक है। तो इनको हम यहाँ पर लिख लेंगे, है ना। तो 36 के गुणनखंड हो जाएंगे यहाँ पर 1, 2, 3, 4, है ना, 6, 9, 18 और 36, ये इसके गुणनखंड हो गए, ठीक है। तो किसी भी संख्या का गुणनखंड निकालना है ना, तो समझने के लिए इस प्रकार से आप जो है उनको लिख करके भी कर सकते हैं। चलिए
अब हम उसको डायरेक्ट कर लेते हैं 24 के गुणनखंड, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। देखिए इसमें एक और आपको समझा दूँ मैं एक चीज़ कि 24 से कम 24, 12 दूनी 24, 8 तिया 24, 6 चौक 24, है ना। यानी ऐसी संख्याएं कौन कौन सी है कि उनका आपस में गुणा करने पर ये मूल संख्या ने 24 आ जाती है। तो जिसके भी गुणा करने पर आ जाती ना, वही सभी संख्या हो जाएगी गुणनखंड, है ना। अब 15 गुणनखंड, 1, है ना, 3, 5 और 15, तो 3 5 15 और 15 कम 15। इसके अलावा और किसी भी संख्या गुणा करने पर 15 नहीं आता है ना। तो जिन संख्याओं के गुणा करने पर 15 आता है वे सभी संख्या आपस में क्या हो जाएगी, गुणनखंड कहलाती है। 18, 1, 2, 3, है ना, 6, 9 और 18। देखिए 18 कम 18, है ना, 9 दूनी 18 और 6 तिया 18, हो गया ना। तो ये इसके हो गए गुणनखंड। और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसके हो गए संख्या कि 18 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 6। और 18 के गुणनखंड कौन कौन से होते हैं, तो 1, 2, 3, 6, 9 और 18, ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब 20 के हम याद कर लेते हैं गुणनखंड, तो 1, 2, है ना, अब 3 का हो जाएगा नहीं, 4, 5, 10 और 20। इसी प्रकार से 48 के 1, 2, 3, 4, 6, 8। अब देखिए 8 से 48 हो गया ना। अब 4 का भार आया था कितनी बार, 12 चौक 48, ठीक है ना, 16 तिया 48, 24 दूनी 48 और 48 कम 48, ये इसके हो गए गुणनखंड। तो आप इस प्रकार से भाग लगा करके भी हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम कर लेते हैं वर्कशीट नंबर 14। इसके अंतर्गत हम सीखेंगे सार्व गुणनखंड एवं सार्व गुणज। सार्व यानी जो उन संख्याओं में समान रूप से पाए जाते हैं, यानी जिसे हम कहते हैं कॉमन या उभयनिष्ठ या सर्वनिष्ठ, ठीक है ना। उदाहरण है 4 और 18 के गुणनखंड निम्न हैं। 4 के गुणनखंड हैं 1, 2, 4 और 18 के गुणनखंड हैं 1, 2, 3, 6, 9 और 18। हम देख रहे हैं कि दोनों संख्याओं में 1 और 2, देख रहे हैं ना, 1 इसमें भी है और 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। तो 1 और 2 ये उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं, है ना। और इन उभयनिष्ठ गुणनखंडों को ही हम सार्व गुणनखंड कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉमन, ठीक है ना। इसका उपयोग बाद में काफ़ी होगा कि कॉमन निकालना है, तो कॉमन निकालना है यानी क्या है, इसका सार्व यानी उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है वो हमें निकालना होता है, ठीक है, समझ आया ना। चलिए एक और कर लेते हैं। अब कर लेते हैं सार्व गुणज क्या होता है। सार्व गुणज यानी अपवर्तीय। 4 के गुणज हैं 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28। इसको और भी हम आगे बढ़ा सकते हैं काफ़ी दूर तक। 6 के गुणज हैं 6, 12, 18, 24, 30, 36 और 42। इसमें 4 और 6 के जो गुणज हैं उनमें हम देख रहे हैं कि 12 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, 24 इसमें भी है और इसमें भी है। तो 12, 24 इसके अलावा और भी हो सकते हैं, है ना। तो जिसे हमने इसको आगे बढ़ाया तो ये हो जाएगा 32 और ये 36, इसमें 36 आ गया, इसमें 36 आ गया, इस प्रकार से, है ना। तो ये जो गुणज हैं इन्हें हम कहते हैं उभयनिष्ठ गुणज यानी सार्व गुणज। जो गुणज उभयनिष्ठ हैं, जो दोनों में पाए जाएं, 2 या 3 संख्या दी है तीनों में पाए जाएं, है ना, उन्हें हम कहेंगे उभयनिष्ठ गुणज। और जो उभयनिष्ठ गुणज होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं सार्व गुणज, ठीक है ना। चलिए अब इसके आधार पर हम कर लेते हैं अभ्यास। 15 और 25 के सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो हम पहले क्या करेंगे कि 15 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे, है ना। अब आप सीख गए होंगे कि गुणनखंड कैसे ज्ञात किए जाते हैं। तो 15 के गुणनखंड हो जाएगा 1, 3, 5 और 15। 25 के गुणनखंड तो हम देख रहे हैं कि 25 के गुणनखंड करते हैं
तो 55 25 और 25 से कम 25, इसके अलावा अन्य कुछ भी गुणनखंड नहीं आता है ना, ये वाला हो गया। तो इनके जो हो गए सार्व गुणनखंड है, लिखेंगे अपन सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड यानी अब यहाँ संख्या 2 है तो दोनों में जो गुणनखंड पाए जाते हैं, जो विनिष्ट गुणनखंड हैं, हम देख रहे हैं एक यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी है, तो एक क्या हो गया आपका सार्व गुणनखंड हो गया। अब आगे देखते हैं 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, तो 5 भी आपका हो गया सार्व गुणनखंड। अब बाकी संख्याएं कोई से भी उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया सार्व गुणनखंड। अब आगे हम देखते हैं 4, 8 और 12 के सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 4 के हम गुणनखंड याद करेंगे पहले, 4 के गुणनखंड, तो 1 2 और 4, ठीक है ना। अब 8 के गुणनखंड याद कर लेंगे हम, तो 8 के गुणनखंड कौन कौन हो जाएंगे, 1 2 4 और 8, ठीक है ना। अब हम 12 के गुणनखंड याद कर लेंगे, है ना बच्चों। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 6 और 8। हमें ज्ञात करना है सार्व गुणनखंड, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सार्व गुणनखंड। सार्व यानी जो, अब है 3 संख्या है, तो जो संख्या तीनों में उभयनिष्ठ हो, ठीक है ना, उसे हम कहेंगे सार्व गुणनखंड। तीनों में होना चाहिए, तो एक देख रहे हैं आप इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो एक को हमें बाहर निकाल लिया, ये हो गया सार्व गुणनखंड। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तीनों में 2 पाया जा रहा है, इसलिए 2 हो गया आपका सार्व गुणनखंड, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं तो देखते हैं 4 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, 4 तीनों में पाया जा रहा है। जब तीनों में पाया जा रहा है तो 4 क्या हो गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया, है ना। और इसी उभयनिष्ठ गुणनखंड को हम कहते हैं सार्व गुणनखंड, ये हो गया, है ना। तो 4 8 और 12 के सार्व गुणनखंड हो गए हैं 1 2 और 4, ठीक है। चलिए अगला अभ्यास कर लेते हैं। 4 और 15 के सार्व गुणज क्या है। अब यहाँ पर देखेंगे गुणज यानी अपवर्तीय, तो 4 के हम गुणज ज्ञात करते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, गुणज यानी आपको उसका पहाड़ा बोल देना है, सीधी सी बात है ना। 4 का गुणज बोला है तो 4 का पहाड़ा अब बोलते जाइए, 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40, इस प्रकार से अनंत तक, है ना। अब 15 के हम निकालेंगे गुणज, तो 15 का पहाड़ा बोल देंगे 15 30 45 60, है ना, इस प्रकार से और भी आगे तक। हमें ज्ञात करना है इनके सार्व गुणज, यानी जो गुणज उभयनिष्ठ हैं दोनों संख्याओं के, है ना, दोनों में पाया जाना चाहिए। तब देख रहे हैं कि ऐसी संख्या कौन सी है जो कि दोनों में है। हम देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक देखते हैं, तो 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40, यानी यहाँ पर अभी कोई भी सार्व गुणनखंड नहीं है, इसलिए इसको और भी लंबा करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ निकलेगा, है ना। तो यहाँ क्या हो गया, 40 हमने छोड़ दिया था ना। अब आगे बढ़ते हैं 44, है ना, अब जगह नहीं है तो यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, है ना, 48 52 56 और 60, ठीक है ना, ये आ गया। अब अगला सार्व गुणनखंड इनका बहुत दूर आएगा, इसलिए हम देख रहे हैं कि 60 इसमें भी है और 60 इसमें भी है, तो हमारा सार्व गुणज आ गया 60। ठीक दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।